बात करेंगे आज चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सत्ता क्या है और विकल्प क्या है। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी टर्म्स को समझने में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या सत्ता है, उसका विकल्प क्या है, ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले हमारा जो चर्चा होगा इसी पे कर लेते हैं कि सत्ता का विकल्प क्या है और पहले क्यों नहीं था ये विकल्प। ठीक है, तो हम इस पे चर्चा करते हैं ये जो टॉपिक है। तो आप सब जानते हैं 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो चैप्टर आपका डिलीटेड है वो है एक ध्रुवीय विश्व या अमेरिकी वर्चस्व का दौर, जो कि पूरी तरीके से डिलीट हो गया एनसीईआरटी से, लेकिन कहीं ना कहीं लिंकेजेस है। नो, अगर आप उससे लिंकेजेस बनाएंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो वो चैप्टर डिलीट है, तो इसीलिए एक समय ऐसा आएगा सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के बाद, सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका पूरी तरीके से विश्व में हेजेमनाइज हो चुका था, वर्चस्वशील हो चुका था और कहीं पे भी कोई भी हमला किसी भी प्रकार के ऑपरेशन कर रहे किया उसने। इस दौरान पूरी दुनिया को दहला दिया। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, पता नहीं कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहा है। धीरे धीरे अब विश्व के समक्ष ये ऑप्शन था कि या तो आप अमेरिकी पक्ष में जाएं, अमेरिकी फिल्म में यूएसएसआर को रहा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ये वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम विश्व व्यवस्था कहते हैं, वो बदलने के साथ ही सत्ता के नए केंद्र आ गए। क्योंकि जो विकसित विश्व के देश थे या विकसित विकासशील देश थे, उनके पास एक ही ऑप्शन था, या तो अपना स्वयं विकास करो या अमेरिका के खेमे में जाओ। सोवियत संघ को रहा नहीं। तो ऐसे में कुछ समय बाद जो विश्व व्यवस्था है, विश्व के स्वरूप में फिर से वो बदला और वो विश्व व्यवस्था कैसे हुआ, सत्ता का विकल्प आ गया। भले ही खुले तौर पर अमेरिका से या अमेरिका को चुनौती कोई एक छोटा देश नहीं दे सकता है, लेकिन देशों का समूह तो दे सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नया विकल्प है हमारे सामने। इसी विकल्प के बारे में ये पूरा चैप्टर, इसी विकल्प के बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है। और पहला जो हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इसी को समझेंगे कि विकल्प क्या है और किस तरीके से। तो हम देखते हैं 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उसके कुछ वर्षों बाद यूएस का हेजेमनाइजेशन था, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सुपर पावर रहा नहीं। कुछ समय के बाद फिर हम देखते हैं जब तक 1991 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे और 2010 तक सोवियत यूएस का पूरी तरीके से विश्व व्यवस्था पर कब्जा है, एक दूसरे से कब्जा है। लेकिन 2010 के बाद से आप देखेंगे तो नए नए संगठन, नए नए देश जो है धीरे धीरे पनपने लगे और शक्तिशाली होने लगे। रूस को 2010 के बाद इसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगी और अभी तो आप देख ही रहे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। तो अमेरिकी वर्चस्व कुछ वर्षों तक रहा है, तकरीबन हम कह सकते हैं 20 से 19 वर्षों तक। कुछ समय बाद नए संगठन आ गए, शक्तियों का आगमन हुआ है, संगठन भी आया और शक्ति भी आई है। यहाँ पे संगठन का मतलब मेरा ये है देशों का बनाया हुआ संगठन जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हैं, और शक्ति का मेरा यहाँ पे कहने का अर्थ है स्वयं एक देश, जैसे कि रूस, आप देख सकते हैं रूस, चीन, भारत, जापान। तो ये शक्ति के तौर पर होते हैं। संगठन के तौर पे बात करेंगे तो यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ है, आसियान है, सार्क है। इस प्रकार से कई संघ भी आए हैं, कई संगठन भी आए और कई शक्तियों का, कई नेशंस का भी उदय हुआ है, जो कहीं ना कहीं जो यूएस का एकमात्र ऑप्शन था, अब उसके आधार पर उसकी जगह पर विकल्प है कि कहीं ना कहीं हम उसके पावर को संतुलन कर सकते हैं, शक्ति को संतुलन करने के लिए हम इस तरीके से देख सकते हैं। आगे चलते हैं सत्ता के नए विकल्प जो एक ध्रुवीय विश्व को चुनौती दे रहा था। हाँ, एक ध्रुवीय विश्व, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो विश्व स्वरूप बदला, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ और वहां पे आप देखते हैं कि विश्व का जो रूप है वो एक ध्रुवीय हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे वो स्थिति कायम नहीं रह सकी, नए नए शक्तिशाली देश आए, कुछ एक संगठन आए। तो कहीं ना कहीं अब सत्ता का हमारे पास विकल्प है, उन गरीब देशों के पास विकल्प है जो यूएस के खेमे में नहीं जाना चाहते, कहीं ना कहीं वो अपना विकास यूएस से दूर रहकर करना चाहते हैं। तो दे कैन बिकम पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन में जा सकते हैं। एशिया में देखो जिसको एशियन टाइगर कहते हैं, आसियान 10 देशों का समूह। शुरुआत इसकी 5 देशों से हुई थी, लेकिन बहुत अच्छा बेसिकली इसकी शुरुआत आर्थिक विकास में हुआ था और हुआ भी बहुत मायने इसका आर्थिक विकास हुआ इन 10 देशों का। सार्क उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन दो जिसके शक्तिशाली देश हैं पाकिस्तान और भारत, ये दोनों के दोनों आपस में बनती नहीं है, इस वजह से सार्क पूरी तरीके से सफल नहीं है।
बाकी ये नो डाउट ये सारे जो देश देख रहे हैं तो शक्तिशाली बन के उभर रही है। रूस, चीन, भारत और जापान, ये शक्तिशाली देश है। कहीं ना कहीं जो सत्ता का संतुलन है उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसको बैलेंस और पार कर रहे हैं, और नए ऑप्शंस के तौर पे हम इसको देखते हैं। यूरोपीय संघ के बारे में बात करेंगे तो यूरोपीय यूनियन जो है 1992 में मैस्ट्रिक्ट की संधि से इसकी स्थापना होती है। थ्रू द ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट की संधि से, ट्रीटी से इसकी स्थापना होती है 1992 में। लेकिन सीधा सीधा अगर हम कहें कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1992 में हुआ है तो ये गलत होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की स्थापना के निर्माण का अपना एक इतिहास है। थोड़ा सा ब्रीफ हम इसका जो है कि एनालिसिस करेंगे, क्या रहा है इसका इतिहास यूरोपीय यूनियन का। तो सबसे पहले हम देखेंगे लक्ष्य क्या है, यूरोपीय यूनियन के बनने का क्या उद्देश्य रहा है, लक्ष्य क्या रहा है। तो सबसे पहले युद्ध को समाप्त करना। हम सबको पता है कि यूरोप जो है कभी सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ करता था, और यूरोप में सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो वो ब्रिटेन था। ब्रिटेन के बारे में एक कहावत है, दैट सन नेवर सिंग्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सन नेवर सिंग्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य साम्राज्य का सूर्य अस्त नहीं होता था। मीन्स कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है, कोई भी ऐसा महाद्वीप नहीं है जहां पे ब्रिटिश साम्राज्य का कब्जा नहीं था, का साम्राज्यवाद स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और इटली, जर्मनी लड़ के इतने ज्यादा कमजोर हो गए, तो इस वजह से उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें युद्ध को त्यागना चाहिए, युद्ध का हमें ऑल्टरनेशन ढूंढना चाहिए, क्या इसका कुछ और रास्ता हो सकता है। तो उन्होंने युद्ध से परेशान होकर के ही आपस में एक कोऑपरेशन, एक सहयोग की बात की। दूसरा, आर्थिक पिछड़ापन। जैसे कि मैंने बताया, युद्ध कोई बच्चों का खेल है नहीं। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं यूक्रेन का हाल देख रहे हैं, आप गजा पट्टी का हाल देख रहे हैं। तो युद्ध जो है ना, एक पूरी तरीके से आर्थिक पिछड़ापन की ओर ढकेल देता है, क्योंकि जो पैसा, जो आपका बजट देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कहां खर्च करना पड़ता है, वो हमें युद्ध पे खर्च करना पड़ता है, जिससे बाकी का क्षेत्र जो है पिछड़ा रह जाता है। तो जो दूसरा लक्ष्य रहा है यूरोपीय यूनियन की स्थापना का, वो रहा है आर्थिक पिछड़ापन। यूरोप के सारे देश इतने ज्यादा गरीब हो चुके थे इन दो विश्व युद्धों में पार्टिसिपेट करके, कि बहुत ज्यादा भिखमंगे टाइप के हो गए थे। तो इसीलिए उन्हें आर्थिक पिछड़ापन से उभरने के लिए एक मैस्ट्रिक्ट की संधि करनी पड़ी, और यूरोपीय यूनियन की स्थापना करने की सोच बनाई गई। तीसरा जो रीजन है, आपसी एकता को मजबूत करने के लिए। यूरोप के कई कंट्रीज, आप देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरे के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखे थे, एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे थे। ऐसे में बात यह है कि यूरोपियन कंट्री अगर एक साथ यूनिफाइड हो जाए, एक साथ आ जाए, तो कहीं ना कहीं यूरोप के बहुत सारे देशों को कल्याण होने वाला है। नेक्स्ट रीजन हम देखते हैं, यूरोपीय यूनियन की स्थापना इसलिए भी हुआ कि जो विवाद है, विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा हो, विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा किया जा सके। ये रीजन रहा है यूरोपीय यूनियन के स्टैब्लिशमेंट का। और नेक्स्ट रीजन अगर आप देखेंगे तो आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के, जो व्यापार ठप हो चुका था इन विश्व युद्धों से या इन युद्धों के द्वारा, तो इस वजह से हम देखते हैं कि आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, आपसी व्यापार को बढ़ावा आगे करने के लिए ही इसका जो है कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना की गई, जहां पे व्यापार पूरी तरीके से ठप हो चुका था। सारा का सारा जो मिलिट्री कैंपेन्स थे, आर्मी कैंपेन्स थे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान था, व्यापार के ऊपर बहुत कम ध्यान था। इस वजह से व्यापार काफी नीचे आ गया था। नेक्स्ट रीजन देखते हैं, शांति एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी संगठन के बनाने का जो रीजन होता है, क्षेत्रीय शांति को बरकरार रखना है और कल्याण को बढ़ावा देना है, मानव कल्याण। आंतरिक सीमाओं में स्वतंत्रता। जी हां, 29 कंट्री है यूरोपीय यूनियन में, और इस 29 के 29 देशों में आप देखोगे आंतरिक सीमाओं में स्वतंत्रता है। मीन्स आने जाने की स्वतंत्रता, कोई वीजा नहीं, आओ कहीं पे भी जाओ। ठीक है, और समानता, ये 29 के 29 देश जो है कि नागरिकों को समानता प्रदान किया गया, कोई भेदभाव नहीं है, न्याय और सुरक्षा एक जैसा है। सतत विकास, विकास दो तरीके का होता है, एक अंधाधुंध विकास
एक होता है टिकाऊ विकास यानी कि सतत विकास। तो एक ऐसा विकास जो टिकाऊ विकास हो, भावी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, जनरेशन के लिए जो है पर्यावरण सुरक्षित रहे और संसाधन भी बचा रहे। विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना, जी हाँ, विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना, और आपस में ये सारे के सारे कंट्रीज एक दूसरे से उस टेक्नोलॉजी को शेयर भी करते हैं ताकि और दूसरे कंट्रीज को भी फायदा हो। सदस्य देशों में सहयोग उत्पन्न करने के लिए आपने देखा प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व में कितना असहयोग था, और असहयोग का नतीजा क्या हुआ? यूरोप का पिछड़ापन आर्थिक तौर पर, आर्थिक और मौद्रिक एक रूपता या समानता। इस पूरे जोन में आप देखेंगे यूरो चलता है, आर्थिक और मौद्रिक एक रूपता है, ताकि जो मीडियम एक्सचेंज है करेंसी का वो आसान हो जाए और कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र विशेष से व्यापार करे, कोई वस्तु खरीदे, कोई सामान खरीदे, तो उसको ज्यादा जो है इसको कन्वर्ट करने में, एक्सचेंज करने में ज्यादा मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो लक्ष्य के बाद चलते हैं स्थापना की ओर, कैसे यूरोपीय यूनियन का स्थापना हुआ है। तो जी हाँ, मार्शल योजना 1948, मार्शल योजना का बहुत बड़ा भूमिका है। मार्शल योजना 1948 में चलाया गया। ये वार्सा पैक्ट के खिलाफ था। वार्सा जो है सोवियत संघ का, जिस तरीके से सोवियत संघ ने मोल्टोव योजना की शुरुआत की थी, उसी के अगेंस्ट में, मोल्टोव योजना के अगेंस्ट में आप देखोगे अमेरिका ने मार्शल योजना चलाया था। क्या था ये योजना? मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत पश्चिमी यूरोप को अमेरिका ने समर्थन देना शुरू किया था, फंडिंग करना शुरू किया था और पैसों से मदद करना शुरू किया था, ताकि पश्चिमी यूरोप जो है एक तरीके से कंटेन कर सके सोवियत संघ को, पूर्वी यूरोप को। तो इस तरीके से अमेरिका ने 1948 के टाइम, शीत युद्ध के टाइम पे ही फंडिंग करना शुरू कर दिया था और यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। इससे बहुत ज्यादा यूरोपियन यूनियन जो है, पश्चिमी देश खास करके, इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिली थी, बहुत सारा पैसा मिला था। एक इसके बारे में कहा जाता है कि मार्शल ने अमेरिकी संसद सीनेट से कहा कि मुझे एक निश्चित इतनी धनराशि चाहिए, आज में अगर ये धनराशि मैंने टर्की को नहीं दिया तो वो शायद पूर्वी खेमे में, यानी कि मोल्टोव योजना के तहत सोवियत संघ के साथ हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं इस तरीके के रिलीफ पैकेजेस या इस तरीके के जो लालच है, ग्रीड है, बहुत ज्यादा अमेरिका ने खर्च किया यूरोपियन यूनियन को, एक तरीके से एक मंच तैयार किया उनको एक साथ लाने में, अपने पक्ष में लाने में, ताकि भविष्य में अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है जहां पे सोवियत संघ या पूर्वी खेमे यूरोप से, पूर्वी खेमे वाले यूरोप देश से जो सोवियत संघ के साथ है, अगर उनसे निपटना पड़े तो इस तरीके से हम निपट सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है रोम संधि। रोम संधि 1957, 6 देश, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये 6 के 6 देश एक साथ आए और रोम संधि के तहत इन्होंने यूरोपीय यूनियन की स्थापना करने की बात कही। इस यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का हिस्सा बनने के बाद क्या, जैसे और साफ हो गया कि यूरोपीय यूनियन बेसिकली उसमें एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन संगठन है, आर्थिक सहयोग संगठन है, ना कि राजनीतिक संगठन है। राजनीतिक संगठन यूरोपीय पार्लियामेंट के बनने के बाद 1979 में आर्थिक संगठन से ये तय हो गया कि अब ये राजनीतिक संगठन है। मींस यूरोपीय यूनियन का निर्माण की स्थापना तो एज अ आर्थिक संगठन में हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब ये राजनीतिक संगठन की ओर चल पड़ा है और राजनीतिक संगठन इतना मजबूत हो चुका है अब कि यूरोपीय यूनियन किसी भी राजनीतिक मुद्दे में हस्तक्षेप करने की कैपेसिटी, क्षमता रखता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय संघ की जब हम बात करते हैं तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है, विच इज ओनली रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल एरिया और रीजनल एरिया ऑफ यूरोप। सिर्फ यूरोप के ही सदस्य देश इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये क्षेत्रीय संगठन है। एक इनका कॉमन झंडा भी है, फ्लैग, नीले रंग का बैकग्राउंड है जिसमें 12 सोने के सितारे हैं। नीला कलर का झंडा है, नीला ध्वज है बैकग्राउंड, और जिसके ऊपर 12 सोने के स्टार बने हुए हैं, स्वर्ण स्टार बने हुए हैं, सितारे बने हुए हैं, इस तरीके से। इनका एक अपना राष्ट्रीय गान एंथम भी है, उसका नाम है ओडे टू जॉय। ये दरअसल एक पॉम है, पॉम लिया गया है और उसे वहां पे बना दिया गया एक तरीके से राष्ट्रीय गान। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1993, मैस्ट्रिस्ट
संधि के द्वारा, ये मैस्ट्रिक्ट संधि नीदरलैंड में हुआ था। मैस्ट्रिक्ट जो है वो नीदरलैंड में है। तो स्थापना दिवस 1 नवंबर 1993। मुद्रा की बात करें, यूरो। यूरो भैया डॉलर के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। डॉलर के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। जब से यूरो का प्रचलन हुआ ये 29 देशों में, तो यूरो जो है अब डॉलर पे भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परमाणु संपन्न देशों की बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। लेकिन जहां तक हमें पता है, ब्रिटेन हो गया है अब एग्जिट। एक जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह हुआ था 2016 में, ठीक है, के आसपास, और वहां की जनता, ब्रिटेन की जनता से जनमत संग्रह कराया गया था, जहां से जनमत संग्रह में ब्रिटेन की जनता ने बिल्कुल हाँ ओके बोल दिया था कि भैया यूरोपीय यूनियन से निकल जाओ। अब यहां से तो ये ब्रेक्जिट जो एग्जिट कर चुका है, साथ ही साथ जनमत संग्रह के बाद अब ये जो मामला है ये न्यायालय के अधीन है। किसके, कौन से न्यायालय? ब्रिटेन के न्यायालय के अधीन है। अब देखो क्या होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ब्रिटेन ऑलमोस्ट जो है एग्जिट ही हो चुका है। कोई भी इसका एक तरीके से किसी भी कार्यकारिणी सभा में या किसी भी निर्णय में उतना प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। तो परमाणु संपन्न देश फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन के विषय में अभी एक संशय बना हुआ है, स्केप्टिसिज्म है। वीटो शक्ति संबंध की बात करें तो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों ही वीटो शक्तिशाली है। 5 देश जिसके पास वीटो है, और वो है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना एंड रूस। ब्रिटेन अभी भी मैंने बताया कि जनमत संग्रह से अलग हो चुका है, तो अब वीटो शक्ति केवल और केवल फ्रांस पे है। वैसे बहुत ज्यादा प्रभावी कर सकते थे यूरोपीय यूनियन की ओर से अगर ये ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग नहीं हुआ होता तो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है यूरोपीय संघ के पास, दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, और होगी भी, क्योंकि इनकी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से 4 गुना ज्यादा है। यूरो जो है वो डॉलर के लिए खतरा बना हुआ है, डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बना हुआ है, और टेक्नोलॉजिकली देखें बहुत ज्यादा तकनीकों से ये लोग जो है संपन्न है। तो इस वजह से यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, और बड़ा से बड़ा ये स्टेप ले सकते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है यूरोपियन यूनियन।